हेलो मेरे प्यारे चैंपियन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग विज्ञान में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिनके चांसेस बोर्ड परीक्षा 2026 में आने की संभावना बहुत अधिक है। तो वीडियो को टिल एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जिसमें से आज का हमारा पहला क्वेश्चन है केमिस्ट्री सेक्शन का है, जो कि निम्न को कैसे प्राप्त करेंगे, रासायनिक समीकरण लिखिए। मतलब कैसे प्राप्त करेंगे, एक होता है क्या होता है जब वाला, एक कैसे प्राप्त करेंगे। थोड़े कठिन सवाल होते हैं ये वाले। कैसे प्राप्त करेंगे मतलब कोई किसी यौगिक से किसी यौगिक दूसरे यौगिक को बनाना होता है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि बेकिंग सोडा से धावन सोडा, मतलब जिसमें जितने भी आप यौगिक पढ़े हैं निर्माण विधि में रासायनिक समीकरण, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। बस पूछने का तरीका कुछ अलग हो जाता है, जिससे लगता है कि क्वेश्चन बहुत हार्ड है। अब देखो, इसमें पहला क्वेश्चन दिया है बेकिंग सोडा से धावन सोडा। सेकेंड क्वेश्चन दिया है जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग कहीं ना कहीं निर्माण विधि में ही पढ़ चुके हैं, बस उसको क्लिक करना है कैसे बनता है। देखो, जिसमें पहला दिया है बेकिंग सोडा से धावन सोडा बनाना। बेकिंग सोडा से धावन सोडा, तो आप लोग पढ़े होंगे कि धावन सोडा के निर्माण की विधि, तो वो बेकिंग सोडा से ही बनता है। मतलब क्या करते हैं, पहले बेकिंग सोडा को पहले गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है, बेकिंग सोडा को पहले गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट बनता है। फिर सोडियम कार्बोनेट को जल में घोल दिया जाता है, मतलब पानी के 10 अणु के साथ घोल दिया जाता है, क्रिस्टलीकरण कर दिया जाता है, तो उससे धावन सोडा बन जाता है। तो ये जो पूछा है बेकिंग सोडा से धावन सोडा का कैसे बनेगा, रासायनिक समीकरण लिखना है, तो समझ लीजिए ये आपसे एक तरीके से पूछ लिया कि धावन सोडा के निर्माण की विधि, ये पूछ लिया है क्वेश्चन। तो पहले का आंसर कैसे लिखेंगे, बेकिंग सोडा से धावन सोडा बनाना है। बेकिंग सोडा का सूत्र NaHCO3। बेकिंग सोडा का सूत्र NaHCO3 होता है, और धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। मतलब हमें यहां से यहां जाना है, तो कैसे जाएंगे, पहले इसको गर्म किया जाता है ना, NaH पढ़े होंगे तो आप लोग को याद होगा, हमने पढ़ाया भी है ना धावन सोडा के निर्माण की विधि में। NaHCO3 को पहले क्या किया जाता है, हीट, मतलब गर्म किया जाता है, तो क्या बनता है Na2CO3 प्लस H2O बनता है और CO2 बनता है। पहले क्या करते हैं, देखो बेकिंग सोडा ए हो गया, बेकिंग सोडा NaCO3 को गर्म किए, Na2CO3 बना, H2O बना, CO2 बना। Na2CO3 को इसको बोलते हैं निर्जल, मतलब निर्जल सोडियम कार्बोनेट है, अनाद्र सोडियम कार्बोनेट। इसमें पानी के अणु उपस्थित नहीं है ना, तो इसे सोडा एस भी कहा जाता है। पूछेगा सोडा एस का सूत्र Na2CO3। तो ये जो Na2CO3 है, इसको जब पानी के साथ घोल लेते हैं या क्रिस्टलीकरण कर देते हैं, तो Na2CO3 इंटू 10H2O, मतलब धावन सोडा का निर्माण हो जाता है। तो सेकेंड स्टेप में क्या होता है, Na2CO3 को पानी के 10 अणु के साथ 10H2O के साथ घोल लेते हैं, क्रिस्टलीकरण कर देते हैं, तो क्या ये दोनों चिपक जाते हैं ना, Na2CO3 इंटू 10H2O। ये बन गया है, गर्म नहीं किया गया है, मतलब क्रिस्टलीकरण घोला गया है, तो ये धावन सोडा बन गया। यही बनाना था हमें। बेकिंग सोडा का सूत्र NaHCO3, धावन सोडा का सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O। तो पहले क्या किए, NaHCO3 को गर्म किए, तो क्या बना, Na2CO3 बना, H2O बना, CO2 बना। तो हम फिर Na2CO3 को पानी के 10 अणु के साथ घोल दिए, तो क्या बन गया, Na2CO3 इंटू 10H2O। धावन सोडा बन गया। एक तरीके से यही है धावन सोडा के निर्माण की विधि,
तो पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, मतलब स्टार मार्क लगा लीजिए। फिर सेकेंड क्वेश्चन क्या है, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो आप लोग को सूत्र पता होना चाहिए कि जिप्सम का सूत्र क्या होता है। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O से हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। CaSO4 इंटू हाफ H2O, मतलब यहां से यहां बनाना है। तो हमें याद करना होगा ये क्या है, ये जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस का बनना। आप लोग पढ़े होंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की निर्माण विधि। तो कैसे बनता है, वो जो जिप्सम होता है उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात 373 डिग्री केल्विन पर गर्म करते हैं, तो CaSO4 इंटू 2H2O में से 1.5 H2O मतलब 3/2 H2O बाहर निकल जाता है और यही बन जाता है जिसे जिप्सम कहते हैं। तो मतलब घुमा फिरा कर केवल क्वेश्चन पूछा है। एक क्या थी, धावे सोडा की निर्माण विधि थी, एक क्या पूछ लिया है आपको, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की निर्माण विधि। लेकिन रिएक्शन के फॉर्म में पूछ लिया है कि जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाएंगे। तो दूसरा का आंसर क्या लिखेंगे, जिप्सम का सूत्र क्या होता है, CaSO4 इंटू 2H2O होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिप्सम का सूत्र, CaSO4 इंटू 2H2O होता है। इसको क्या करते हैं, हीट कर देते हैं। हीट कर देते हैं, ताप दिखाना जरूरी है इस पर ना, कितना 373 डिग्री के 373 केल्विन, या 100 डिग्री सेंटीग्रेड का है या 373 केल्विन, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 केल्विन होता है। तो 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो क्या होता है, 2H2O है, तो इसमें से क्या होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O हो जाता है। हाफ H2O रहता है और 3/2 मतलब आधा H2O इसमें रहता है और जो 1.5 H2O होता है वो बाहर निकल जाता है। तो यही जो जिप्सम था किसमें बदल गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस में। तो ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की निर्माण विधि एक तरीके से आपसे पूछ लिया। प्लास्टर ऑफ पेरिस की निर्माण विधि क्या लिखते हैं कि जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हो गया। तो मतलब ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। देखो निर्माण विधि को कैसे घुमा फिरा कर कैसे प्राप्त करने में पूछ लिया, मतलब क्वेश्चन सिंपल था लेकिन केवल पूछने के तरीके से कठिन हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन। अब हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है जो कि बायोलॉजी का फेवरेट क्वेश्चन है, मतलब ये हर साल पूछा जाता है, किसी न किसी सेट में हर बार 6 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने अंक का, 6 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। वाला क्या कहता है कि पाचन से आप क्या समझते हैं, मानव में पाचन क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, मानव में पाचन क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए, पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए, पाचन क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। मतलब बहुत मतलब इसी क्वेश्चन को कई तरह से फ्रेम कर पूछा जाता है। तो हम इसका बताएंगे। बहुत लोगों को एक क्वेश्चन बहुत हार्ड लगता है, इसमें कितना लिखना पड़ेगा, लेकिन बेसिक से आप फिगर बनाइए और एक पेज लिख दीजिए, आराम से आपको 6 नंबर मिल जाएगा। इसमें कैसे कैसे नंबर बटे, देखो पाचन से आप क्या समझते हैं, तो 1 नंबर इसका होगा, 2 नंबर मानव में पाचन क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए, तो 2 नंबर फिगर का होगा, 2 नंबर वर्णन का होगा। फिगर भी बनाइए, वर्णन कीजिए, तो हम सब बता रहे हैं ना। तो पहले पाचन से आप क्या समझते हैं, जिसे पाचन होता क्या है, जिसे डाइजेशन बोला जाता है ना। डाइजेशन मतलब पाचन होता क्या है, जैसे हम लोग खाते हैं, जैसे हम लोग तो दाल चावल रोटी सब खाते हैं, तो उसमें बहुत चीजें पाई जाती है, कुछ मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा सभी चीजें पाई जाती है। तो हम ग्रहण कर लेते हैं, तो हमारे स्टमक में जाता है, तो फिर उसको जैसे प्रोटीन को पचाने के लिए अलग एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए अलग एंजाइम, तो उसको पचाने के लिए अलग अलग एंजाइम
काम आते हैं। तो हम लोग जो खाए प्रोटीन वसा विटामिन ये सब क्या थे, जटिल पदार्थ थे। फिर उसको पाचन में क्या होता है, जटिल पदार्थों को सरल एवं अवशोषित पदार्थों में बदलना होता है। पाचन क्या होता है कि जो हम जटिल पदार्थ खाए उसको फिर छोटे छोटे टुकड़ों फिर में सरल पदार्थों में तोड़कर उससे जो ऊर्जा होती है उसको अवशोषित कर लिया जाता है, फिर और बाकी चीजों को मल के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। तो उसको डिटेल में भी बताएंगे कैसे कैसे होता है। तो पाचन क्या होता है, पाचन की डिफिनेशन पूछी जाती है तो जटिल पदार्थों को सरल अवशोषित पदार्थों के रूप में अपघटित करने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। पाचन होता क्या है, एक बार और सुनिए कि जटिल पदार्थों को सरल अवशोषित, जटिल पदार्थों को सरल अवशोषित पदार्थ के रूप में अपघटित करने या टूटने की प्रक्रिया को पाचन कहा जाता है। तो हमें पूछा है पाचन से आप क्या समझते हैं, तो पहले पाचन लिख लेते हैं ना। आंसर में क्या लिख लेते हैं पाचन के विषय में, तो पहले लिखेंगे पाचन हेडिंग डाल के कि जटिल पदार्थों का, जटिल पदार्थों का सरल, जटिल पदार्थों का सरल अवशोषित, उधर फिगर बनाएंगे ना, जटिल पदार्थों का सरल अवशोषित पदार्थों के रूप में अपघटित या टूटने, अपघटित होने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। क्या लिखें कि जटिल पदार्थों का सरल अवशोषित पदार्थों के रूप में अपघटित होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, पाचन कहते हैं। एक लाइन और एक्स्ट्रा लिख सकते हैं कि पाचन कहां से प्रारंभ होता है, मुख गुहा से प्रारंभ होता है। तो ये भी लिख लेते हैं कि लिख लेंगे कि हमारे शरीर में पाचन, हमारे शरीर में पाचन मुख गुहा से प्रारंभ होता है, मुख गुहा से प्रारंभ होता है। पूछा जाता है हमारे शरीर का पाचन कहां से शुरू होता है, मुख गुहा से, मतलब कहां तक होता है, तो मुख गुहा से लेकर मुख गुदा द्वार तक पूरा होता है। तो हम लोग फिगर, पहले पाचन की डिफिनेशन लिख लिए 2 लाइन तो हो गया, फिर अब लिखेंगे फिगर कैसे बनता है। तो फिगर बनाना आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हम बता दे रहे हैं वैसे रफ फिगर ना, जैसे हम रफ फिगर आप लोग को बता दे रहे हैं कैसे रहता है। मुख गुहा एक ग्रसनी, ग्रासनली, फिर यहाँ क्या रहता है अमाशय ना, ये हो गया अमाशय। ऐसा ही कुछ रहता है जे के आकार का ना, यहाँ ऐसे होता है। एक ऐसे नली आ जाती है, ये चली जाती है कृत में, यहां से क्या होता है और यहां से क्या बन जाता है, यहां से पंखुड़ी जैसी संरचना होती है जिसे अग्नाशय कहते हैं ना, यहां से अग्नाशय बन जाता है, अग्नाशय यहां बन जाता है। फिर यहां से ऊपर यहाँ छोटा सा क्या रहता है, यहाँ रहता है पित्त ना, फिर ये पूरी नली यहाँ बना रहता है यकृत हमारा ना, ये हो जाता है यकृत हमारा। फिर नीचे क्या होता है, यहां से नली आती है, ये हो जाता है, ये नीचे, ये अंदर चली जाती है नली ना,
यहाँ बन जाता है, यहाँ बन जाता है छोटी आंत अंदर, फिर ऊपर रहता है ऐसे ऐसे, पहले बड़ी आंत बना लेते हैं ना, तो यहाँ से बड़ी आंत होता है, फिर यहाँ आपका गुदा द्वार, यही प्रक्रिया ऐसे ऐसे चलती है, यहाँ 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 खुला रहता है ना, यहीं से छोटी आंत, मतलब यही। अब अंदर क्या रहता है, अंदर छोटी आंत पूरी रहती है ना, घुमावदार, जैसे भी बना सकते हैं आपको सुटेबल लगे। हमने एक रफ फिगर बना दिए है, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो यही यहाँ से ज्वाइन हो जाता है। तो यही हो गया, देखो अब हम पहले लेबलिंग करना आसानी है, अब अपन ऊपर से सर और बना सकते हैं, लेकिन हम केवल अंग बनाए हैं, यहाँ इतने से काम हो जाएगा समझाने में। ऊपर क्या है, यहाँ इसको बोलते हैं मुख गुहा, क्या है, मुख गुहा, मुख गुहा। यहाँ क्या है, ग्रसनी, यहाँ ऊपर रहती है लार ग्रंथि ना, इधर यहाँ इधर ही रहती है तो तुम्हारी लार ग्रंथि, जो 3 जोड़ी होती है ना, लार ग्रंथि होती है। देखो ये मुख गुहा, लार ग्रंथि, सॉरी यहाँ ग्रसनी है ना, एक क्या है, ग्रसनी, जो ग्रास नली है कहाँ खुलती है, ग्रसनी। नीचे क्या है जो पाइप है, ये है ग्रास नली, ग्रास नली। और ये जो क्या है, इसी को स्टमक पेट इसी को बोला जाता है, क्या है, आमाशय, क्या है, आमाशय। ये क्या है, ये है यकृत, ये क्या है, ये इसको बोलते हैं पित्ताशय, ये है पित्ताशय। ये क्या है, मतलब पंखुड़ी जैसी संरचना, पत्ते जैसी संरचना, इसको बोलते हैं अग्नाशय या पैक्रियास, अग्नाशय। ऊपर जो मोटी वाली है इसको बोलते हैं बड़ी आंत, क्या है, बड़ी आंत। और जो अंदर है छोटी वाली, जो घुमावदार सबसे लंबी यही होती है, जो है छोटी आंत। लास्ट में यहाँ जो रहता है यही है एनस, जिसे बोलते हैं गुदा द्वार, गुदा द्वार, मल द्वार, इसी को बोलते हैं एनस। यही पूरी चीजें आप लोग की है ना, क्या है, मुख गुहा, लार ग्रंथि, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, अग्नाशय, यकृत, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा द्वार। तो ये है पूरी, आप लोग को फिगर बनाना आना चाहिए, यही चीजें है बस, और कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं है। अब लिखेंगे कैसे, फिर अगला हेडिंग क्या डालेंगे, पाचन क्रिया, पाचन क्रिया। अब हम बता रहे हैं, लिखना तो पॉसिबल नहीं है, लिखेंगे तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, हम बता दे रहे हैं। ये पाचन लिख दिए, फिर पाचन का चित्र बना दिए, पाचन तंत्र का, और एक फिगर लिखना, मतलब फिगर बनाना बहुत जरूरी है, और नाम भी लिखना इसका बहुत जरूरी है। तो हम पाचन क्रिया हेडिंग डालेंगे, तो अब कैसे करेंगे, जैसे अब याद और पता होना चाहिए, जैसे मुख गुहा में कितने प्रकार के दांत होते हैं, कृंतक, रदनक, चौड़क, अग्र चौड़क, चौड़क। तो पाचन क्रिया कैसे लिखेंगे, देखिए जैसे जैसे खाना जाता है वैसे वैसे लिखेंगे, तो कैसे कैसे जाता है पहले समझ लीजिए, फिर और बता रहे हैं ना। खाना पहले कैसे कैसे जाता है भोजन हम लोग का अंदर, पहले मुख गुहा आता है, फिर लार ग्रंथि से लार लेते हैं, फिर ग्रसनी में आता है, ग्रसनी से ग्रास नली में आता है ना, यहाँ आता है, फिर अमाशय में, अमाशय में 5 से 6 घंटे रहता है, 5 से 6 घंटे बाद जब जरूरत पड़ती है तो फिर यहाँ से अमाशय से फिर छोटी आंत में, यहाँ से अग्नाशय से, अग्नाशय और यकृत का भी काम बताएंगे। फिर छोटी, पहले अमाशय से छोटी आंत में, ये जो है छोटी आंत इसके पीछे से आई हुई है ना बड़ी आंत के, छोटी आंत में आता है, छोटी आंत से फिर बड़ी आंत में, बड़ी आंत से मल द्वार में आता है। तो ये तो बताएं कैसे कैसे खाना मूव करता है, लेकिन किसका क्या काम होता है उसको जानते हैं। तो लिखे थे कहते हैं, पहले हम लोग जानते हैं कि हमारा शरीर, हमारे जो शरीर का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, मुख गुहा से। तो पहले कैसे लिखेंगे, सर्वप्रथम जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो मुख में उपस्थित 4 प्रकार के दांत, जैसे कृंतक से
कृंतक क्या काटने का कार्य करता है, और कृंतक रदनक फाड़ने का कार्य करता है, और अग्रचौड़क और चौड़क खाना को भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। इतना मुख में हो गया। फिर उसके बाद लार ग्रंथियों से भोजन में लार मिलता है ना, टाइलिन लार मिलता है ना, लार ग्रंथियों से भोजन में लार मिलता है, जिससे भोजन थोड़ा लुगदी टाइप बन जाता है। फिर 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 भोजन में लार मिलने के बाद जो भोजन है कहाँ आता है, ग्रसनी में आता है। ग्रसनी में आने के बाद ग्रसनी से भोजन कहाँ आता है, ग्रास नली। ग्रास नली से होते हुए भोजन फिर कहाँ आता है, अमाशय में। अमाशय में खाना हमारा 4 से 5 घंटे तक स्टोर रहता है। फिर जब जरूरत शरीर को होती है फिर उसके हिसाब से अमाशय से खाना कहाँ आता है, इस पूरे चीज को बोलते हैं ग्रहणी। क्या बोलते हैं, ग्रहणी में आता है। तो ग्रहणी में आने के बाद देखो यहां से ए पाइप आई है, तो यकृत से क्या मिलता है, पित्तरस मिलता है। अग्नाशय से अग्नाशयी रस, यकृत से पित्तरस, अग्नाशय से अग्नाशयी रस भोजन में मिलता है। फिर भोजन फिर कहा जाता है, भोजन ग्रहणी से होते हुए छोटी आंत में चली आती है। ग्रहणी से होते हुए छोटी आंत में आ जाती है। तो छोटी आंत में जितने भी अवशोषण की प्रक्रिया होती है ना, अवशोषण स्वांगीकरण की प्रक्रिया सारी यही सब छोटी आंत में संपन्न होती है। मतलब जो अवशोषण क्या होता है, भोजन से जो ऊर्जा होती है उसको ऊतक द्वारा ऊतक मतलब भोजन से जितनी भी ऊर्जा होती है उसको ऊतक तक पहुंचाने की क्रिया स्वांगीकरण कहते हैं ना। तो भोजन का स्वांगीकरण और जो अवशोषण है यहीं तक सबसे ज्यादा हो जाता है। तो मतलब भोजन का 90% जो पाचन है, 90% पाचन मतलब जितने भी पोषक तत्व होते हैं सब इसी में पच जाते हैं, छोटी आंत में। फिर छोटी आंत से 90% पाचन होने के पश्चात फिर छोटी आंत से कहा आता है बड़ी। तो जितने भी जो 10% पाचन का भाग बचा रहता है वो बड़ी आंत में संपन्न होता है। फिर बड़ी आंत से पाचन खत्म हो जाता है। फिर गुदा द्वार के द्वारा मल के रूप में बाहर निकल जाता है। तो ये सारी प्रक्रिया होती है पाचन की प्रक्रिया। अगर लिखेंगे तो बहुत अच्छे से एक पेज हो जाएगा। कैसे लिखेंगे, सर्वप्रथम जब हम भोजन को मुख में ग्रहण करते हैं तो हमारे मुख में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कृंतक जो कि भोजन को काटने का कार्य करता है, रदनक जो कि फाड़ने का कार्य करता है, और अग्र चौड़क और जो चौड़क होते हैं वो भोजन को पीसने का कार्य करते हैं, जिससे भोजन अच्छी तरह से पीस जाता है। फिर लार ग्रंथि से उसमें लार मिल जाता है। फिर लार मिला हुआ, जैसे भोजन में जब लार मिल जाता है उसको बोलते हैं बोलस बोलते हैं ना। जब भोजन में लार मिल जाता है उससे बोलस या काइम बोला जाता है। फिर जो भोजन लार मिला हुआ भोजन है कहाँ आता है, ग्रसनी में आता है। फिर ग्रसनी से ग्रास नली की सहायता से फिर कहाँ आता है, अमाशय में आता है। अमाशय में जो हमारा भोजन है 5 से 6 घंटे स्टोर रहता है। फिर जैसी जरूरत पड़ेगी, फिर जैसे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो खाना कहाँ आएगा, ग्रहणी में आएगा। फिर ग्रहणी में आने के पश्चात यहाँ से देखो, यहाँ से यकृत से यहाँ क्या आ रहा है, यकृत से क्या निकलता है, पित्तरस। यकृत से पित्तरस और अग्नाशय से अग्नाशयी रस भोजन में मिलता है। यकृत से पित्तरस और अग्नाशय से अग्नाशयी रस भोजन में मिलता है। फिर भोजन ग्रहणी से होते हुए कहाँ आ जाता है, फिर छोटी आंत में आ जाता है। फिर छोटी आंत में जो भोजन का 90% भाग यही मतलब भोजन जो पाचन का 90% प्रक्रिया है छोटी आंत में संपन्न होती है। यहीं पर स्वांगिक अवशोषण एवं स्वांगीकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है। स्वांगीकरण क्या, अवशोषण क्या होता है कि जो जितने भी जो भोजन में उपस्थित ऊर्जा होती है उसको ऊतक तक पहुंचाना होता है। स्वांगीकरण जो ऊतक तक पहुंचाए ऊर्जा उसको फिर कहां तक ट्रांसफर, रक्त की कोशिकाओं तक ट्रांसफर करा जाता है, तो उसे स्वांगीकरण कहते हैं। तो यहीं पर पाचन का 90% हिस्सा और अवशोषण एवं स्वांगीकरण की प्रक्रिया छोटी आंत में संपन्न हो जाती है। फिर 90% पचित भोजन फिर कहाँ चला जाता है, फिर बड़ी आंत में चला जाता है। फिर बड़ी आंत में क्या होता है, जो पाचन का 10% हिस्सा बचता है वह इसमें पाचन होता है। फिर जो पाचन की प्रक्रिया बड़ी आंत तक समाप्त हो जाती है। फिर जो बचा हुआ भोजन होता है वो मल के रूप में गुदा द्वार द्वारा बाहर निकाल त्याग दिया जाता है। तो हो गया
ये हो गया पाचन क्रिया का सचित्र वर्णन। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिगर बनाना लिख लीजिए, पाचन की परिभाषा बता दी और पाचन प्रक्रिया आप लोग लिख लीजिएगा। 6 अंक समझ लीजिए, हर बार पूछा जाता है क्वेश्चन। बहुत लोगों को बहुत इरिटेटिंग लगता है कि कितना लिखेंगे, पर जैसे जैसे भोजन जा रहा है, यहाँ से पित्त रस, यहाँ से अग्नाशयी रस मिल रहा है, बस वही वही लिखना है। जितनी मेन चीजें थी मैंने एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूं कि अच्छे तरह से सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसमें कहा है निम्न का आईयूपीएससी नाम लिखिए। मतलब आईयूपीएससी नाम लिखने वाला 2 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, या तो संरचना सूत्र बनाने के लिए या तो आईयूपीएससी नाम लिखने के लिए। तो आईयूपीएससी नाम थोड़े 10th लेवल के लिए थोड़े कठिन पड़ जाते हैं, तो पहली बार पढ़ते हैं थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन बहुत आसान हो जाता है। तो है क्या, जिसमें पहला है CH3 COCH3। तो इसमें क्या होता है कि नंबरिंग कहां से करते हैं, जहां से ग्रुप सेम रहता है, क्रियात्मक समूह सेम रहता है, मतलब क्रियात्मक समूह जहां से नजदीक पड़ता है। जैसे CO क्या है, कीटोन क्रियात्मक समूह है, जिसके लिए O न लगाते हैं। जैसे तो इसकी नंबरिंग जैसे इधर से करें 1 2, तब पर भी दूसरे नंबर पे 1 2, तब पर भी दूसरे नंबर पे कीटोन आ रहा है, तो हम जाए इधर से नंबरिंग कर सकते हैं। तो हम इधर से कर रहे हैं 1 2 3, दूसरे पे कीटोन ग्रुप आया ना। तो और आईपीएससी नाम कोशिश करिए ना कि इंग्लिश में लिखें तो बेटर है, क्योंकि इंटरनेशनल नाम है। तो अगर इंटरनेशनल नाम को इंग्लिश में लिखेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। वैसे आईपीएससी हिंदी में लिखा नहीं जाता है, लेकिन सब लिखते हैं, तो हम दोनों बता दे रहे हैं कैसे लिखेंगे। तो 3 के लिए पहले लिखते हैं, 3 कार्बन के लिए लिखेंगे प्रोप। क्या लिखेंगे, प्रोप। 3 कार्बन के लिए लिखते हैं प्रोप, और दूसरे पे क्या है, ओन ग्रुप ना, तो प्रोप 2 ओन लिखते हैं इसको। क्या लिखेंगे, प्रोप 2 ओन। अगर मिलाकर लिखेंगे तो क्या लिखते हैं, 2 प्रोपेनोन, 2 प्रोपेनोन। अगर मिलाकर लिखेंगे 2 प्रोपेनोन, अगर वैसे लिखेंगे तो प्रोप 2 1। या हिंदी में आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं 2 प्रोपेनोन, 2 प्रोपेनोन। अगर आईपीएससी का आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मतलब हम आपको 2 वीडियो में आईपीएससी एकदम अच्छे से समझा देंगे। मतलब 10th लेवल में जितना आता है, वैसे आईपीएससी बहुत वास्ट है, लेकिन 10th लेवल में जितना आता है उसको हम अच्छे से करा देंगे। प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि भैया हमें आईपीएससी वाला वीडियो चाहिए। तो इसको क्या, उसमें हम इंग्लिश में लिखना अच्छे से सिखा देंगे ना, वैसे इंग्लिश में लिखने में प्रॉब्लम होती है। जैसे इसको लिख सकते हैं 3 कार्बन के लिए प्रोप आया, दूसरे पे कौन था, कीटोन, मतलब कीटोन के लिए ओन लिखते हैं, तो 2 प्रोपेनोन। अगर मिलाकर लिखेंगे तो 2 प्रोपेनोन। जैसे क्या होता है, अब ए भी होता है, जैसे 3 कार्बन के लिए प्रोपेनोन लिखते हैं ना, 3 कार्बन के लिखते हैं प्रोपेन, फिर कीटोन के लिखते हैं ओन। अगर दोनों को सटा कर लिखेंगे तो अगर देखो ए स्वर है आगे, तो ए भी स्वर है, तो ए स्वर कैंसिल हो जाता है, तो अब लिखते हैं 2 प्रोपेनोन। और बहुत सारे नियम है आईपीएससी में, तो इसको लिख कर नहीं समझा सकते। अब जैसे बताएं, हिंदी जब ए लिखते हैं, जब हिंदी और अंग्रेजी एक अंक लिखते हैं, एक अंग्रेजी लिखते हैं, तो बीच में डैश का चिन्ह देना जरूरी होता है, नहीं तो अगर इतना लिखेंगे तो आईपीएससी गलत हो जाएगा। इसीलिए 2 प्रोपेनोन जैसे यहाँ पर डैश देना जरूरी होता है। मतलब एक अंक लिखे और हिंदी अंग्रेजी लिखते, अंग्रेजी ही लिखा जाता है, तो उसके बीच में डैश देना जरूरी होता है। तो 2 प्रोपेनोन। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, इसमें इसमें क्रियात्मक समूह OH है, तो और कहीं कुछ नहीं क्रियात्मक समूह है, तो क्रियात्मक समूह जिधर पास है उधर गिनती करेंगे। OH क्या है, क्रियात्मक समूह एल्कोहल, जिसके लिए सफिक्स बोलते हैं, या उसको बोलते हैं अनुलग्न। उसके लिए अनुलग्न या प्रत्यय भी बोल सकते हैं हिंदी में, उसके लिए आल लिखा जाता है, आल, अंग्रेजी में OL। क्या लिखा जाता है इसके लिए, ऑल, या अंग्रेजी में बोलेंगे तो आल। कौन सा ग्रुप है, एल्कोहल। तो क्या लिखेंगे, OH पास है तो इधर से गिनती 1 2 3 4 5। OH की गिनती नहीं करेंगे, क्योंकि कार्बन श्रृंखला की गिनती करते हैं, OH इसी में जुड़ा हुआ है। तो कितने कार्बन, 1 2 3 4 5,
5 के लिए क्या लिखते हैं, पेंट। पेंट पहले पे आल है ना, पेंट 1 आल, क्या लिख सकते हैं, पेंट 1 आल, या इसको लिख सकते हैं 1 पेंटेनॉल। 1 पेंटेनॉल, 1 पेंटेनॉल। अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 1 पेंटेनॉल। वैसे 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अगर पेंटेनॉल लिखेंगे तब पर भी माना जाएगा कि जो OH ग्रुप है कहाँ जुड़ा हुआ है, पहले पे, तो इसको लिख सकते हैं 1 पेंटेनॉल, उसका 2 प्रोपेनॉन। ये है IPSC। अगर वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि भैया हमें IPSC वाला वीडियो चाहिए, तो हम उसमें इंग्लिश में लिखना सिखाना आपको बेसिक से सिखा देंगे। 2 वीडियो केवल लगेगा, मतलब 1.5 घंटे में आप पूरी IPSC सीख जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3, हम उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, जो कि फिजिक्स सेक्शन का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ना। क्या कह रहा है कि 2 ओम 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। फिर क्या कह रहा है, यदि संयोजन के दोनों सिरों के बीच 30 वोल्ट का विभवांतर लगा हो तो प्रत्येक सिरों के बीच विभवांतर क्या कीजिए। क्या पूछा है, विभवांतर, और फिगर नहीं बनाए, जिससे क्वेश्चन थोड़े टफ हो जाते हैं, थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन पढ़कर आपको फिगर बनाना है। पहले क्या कहा है, 2 ओम 3 ओम 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। तो 2 3 5 को श्रेणी क्रम मतलब एक ही तार में जोड़ा गया है। जैसे हो गया 2 ओम हो गया ये, इसी तार में आगे क्या है 3 ओम, फिर क्या है ये 5 ओम का, जैसे 2 ओम हो गया, ओम का चिन्ह ऐसे होता है ना, 3 ओम हो गया, ये 5 ओम का श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। फिर क्या कहा, यदि संयोजन के दोनों सिरों के बीच 30 वोल्ट का विभवांतर, इसका मतलब क्या लगा है, बैटरी लगा है ना, इन दोनों प्रतिरोधों के बीच, जो संयोजन के बीच क्या लगा है, एक बैटरी, 30 वोल्ट का विभवांतर, मतलब विभवांतर मतलब वोल्ट, विभवांतर का मात्रक वोल्ट, तो वोल्ट मतलब बैटरी लगा है ना, मतलब 30 वोल्ट की क्या लगी है, इन दोनों के बीच बैटरी लगी है। तो फिगर एक्चुअल ऐसे है ना, फिगर दिया नहीं था तो इससे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती। क्या है, 30 वोल्ट की बैटरी है। तो ये तीनों क्या पूछा है, विभवांतर। तो विभवांतर होता क्या है, V बराबर IR। क्या है, हमें विभवांतर निकालना IR। अब तीनों प्रत्येक में विभवांतर, मतलब 2 ओम में विभवांतर, 3 ओम में विभवांतर, 5 ओम। तो यहां से क्या बहेगी, धारा I। जब धारा I बहेगी तो इसमें श्रेणी क्रम में क्या होती है, धारा समान होती है ना, श्रेणी क्रम में धारा समान होती है। तो यहां भी जो बहेगा I बहेगा, यहां भी क्या बहेगा, यहां भी I बहेगा, मतलब एक ही तार है तो समान धारा बहेगी, लेकिन विभवांतर अलग अलग रहेगा। इसका मान ले लेते हैं V1 विभवांतर है, इसका मान लेते हैं V2 है, इसका विभवांतर V3 है। तो पहले हमें जैसे V1 निकालेंगे तो V इंटू आई आर, तो पहले हमें I का तो मान पता चले, I का मान कैसे पता लगेंगे, तो पहले V दिया है, हम लोग तुल्य प्रतिरोध से R निकालेंगे, फिर I बराबर V बटे R से पहले तुल्य धारा निकालेंगे, फिर इसमें V बराबर आई आर लगाएंगे, इसमें V बराबर आई आर, इसमें V बराबर, मतलब अच्छा क्वेश्चन है। तो 2 ओम 3 ओम 5 ओम किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, तो क्या लगाएंगे, लिखेंगे 2 ओम 3 ओम और 5 ओम श्रेणी क्रम में है। तब तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। R बराबर, इसको मान लेते हैं, A वाला R1 है ना, 2 ओम वाला R1 है मतलब 2, 3 ओम वाला R2 है 3, R3 कौन है, 5 ओम वाला, तो 5, 5 3 8 2 10, मतलब R बराबर 10 ओम। तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, 10 ओम। तो हम लोग क्या निकालेंगे, तुल्य धारा। तुल्य धारा, तुल्य धारा क्या होता है, V बराबर आई आर, या I बराबर V बटे R से। तो I कितना है, I निकालना है, V कितना, V 30 वोल्ट, धारा कितना है,
अरे सॉरी, V बराबर आई आर, प्रतिरोध तुल्य कितना है 10 ओम, तो आई बराबर कितना आ गया 3 एम्पियर। ये हमारा आ गया आई बराबर ना, आई बराबर 3 एम्पियर आ गया। हमें अब क्या निकालना है कि प्रत्येक प्रतिरोध, प्रत्येक सिरों के बीच विभवांतर, मतलब 2 ओम में विभवांतर, 3 ओम में विभवांतर, 5 ओम में विभवांतर। हम लोग पहले निकालेंगे 2 ओम में विभवांतर। 2 ओम में विभवांतर किसके नियम से निकल रहा है, V बराबर आई आर, किसका नियम है, तो ओम का नियम। तो इसमें विभवांतर कितना है V1, जिसमें निकालना हो V1 आई R1 ना। देखो V1 में R1 प्रतिरोध 2 ओम वाला था ना, हम लोग माने, और I सब में सेम रहेगा क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है। तो लिख लेंगे V1 बराबर I का मान यही 3, 2 ओम वाला है तो प्रतिरोध R1 2, तो 3 दूनी 6 वोल्ट, पहले में 6 वोल्ट आया। फिर ऐसे ही 3 ओम में निकाल देंगे, 3 ओम में विभवांतर, विभवांतर इसका कितना था, इसका V2 है, आई सेम है सबका, श्रेणी क्रम है, फिर R2 आई R, तो V2 बराबर आई का मान 3, R2 का मान 3 ओम वाला है ना, कितना है इसका 3 त्रिका 9 वोल्ट, कितना आ गया इसमें 9 वोल्ट आ गया। अगला क्या है, अगला है 5 ओम में, तो ऐसे ही 5 ओम में भी निकाल लेंगे, 5 ओम में विभवांतर, तो उसमें क्या माने थे हम लोग, विभवांतर भीतरी होगा, V बराबर आई R3 मान ले है ना, क्योंकि R3 ये वाला 5 ओम वाला मान ले रहे हैं। तो V3 बराबर I का मान 3 एम्पियर, R3 का मान 5, तो 5 के आई 15 वोल्ट। तो है ऐसे क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहा था, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन चित्र बना नहीं है तो उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। 4 मार्क का क्वेश्चन है, समझ लीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन ये है, कहा था कि 2, 3, 5 ओम का प्रतिरोध है, श्रेणी क्रम में जुड़ा है, श्रेणी क्रम में जोड़ दिए, 30 वोल्ट की बैटरी, मतलब विभवांतर मतलब बैटरी लगा है। फिर कह रहा है प्रत्येक सिरों के बीच विभवांतर, मतलब 2 में कितना, 3 ओम में, 5 ओम में कितना विभवांतर हो रहा है। तो विभवांतर श्रेणी क्रम में क्या होता है, अलग, V1 V2 V3 मान लिए, लेकिन धारा क्या होती है, धारा सब में सेम, V1 I। तो प्रति विभवांतर कैसे निकलेगा, V बराबर आई आर, R तो पता है लेकिन I कैसे पता चलेगा, I पता चलेगा, I क्या है, तुल्य धारा, I क्या है, तुल्य धारा बह रही है। तो पहले तुल्य प्रतिरोध निकाले, श्रेणी क्रम से 10 ओम आया, फिर तुल्य धारा I बराबर V बटे R, V का मान 30 वोल्ट दिया था, तो I का मान 3 एम्पियर आ गया। फिर बारी बारी से इसमें मतलब ओम का नियम लगा दिए, V बराबर IR1 IR2 IR3, इससे हमारा धारा निकल गया। तो अच्छा क्वेश्चन था ना, तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि प्रकाश चैप्टर का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल है। क्या कह रहा है कि 5 सेमी लंबी कोई वस्तु 15 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेमी दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, आकार, मतलब स्थिति, प्रकृति, आकार वाले क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या दिया है वो लिखते हैं ना, कह रहा है 5 सेमी लंबी वस्तु, तो क्या लिखेंगे, पहले दिया क्या क्या है ना, वस्तु की लंबाई दिया है ना, दिया है 5 सेमी लंबी वस्तु, तो क्या दिया है, वस्तु की लंबाई, जिसे हम लोग ओ बोलते हैं, ऑब्जेक्ट, एच भी बोलते हैं, एच डैश अपान एच, हम आई बाई ओ लिखते हैं ना। क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर, वस्तु की लंबाई ओ बराबर 5 सेंटीमीटर। कह रहा है 5 सेमी की लंबी वस्तु कोई 15 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, क्या है, अवतल दर्पण, कितना दिया है, फोकस दूरी, फोकस दूरी F बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर दिया, लेकिन क्या है, अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए माइनस लगा देगा, -15 सेंटीमीटर के सामने 20 सेंटीमीटर की वस्तु पर रखी है,
जो वस्तु है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो कितना दिया है, वस्तु की दूरी दर्पण से दिया है। वस्तु की दूरी को क्या करते हैं, u से प्रदर्शित करते हैं। u की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है। वस्तु की दूरी को हमेशा ऋणात्मक लेते हैं क्योंकि बाईं तरफ वस्तु रखी जाती है ना। पूछा क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब v की वैल्यू, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, कैसा बन रहा है, प्रकृति मतलब उल्टा सीधा कैसा बन रहा है, आकार मतलब प्रतिबिंब का आकार, मतलब इमेज पूछा है। आई की वैल्यू क्वेश्चन मार्क। देखो यू एफ दिया है तो भी निकाल लेंगे दर्पण सूत्र से, सिंपल है। दो चीजें ज्ञात है, यू एफ ज्ञात है तो भी निकालेंगे दर्पण सूत्र से। तो हल में क्या लिखेंगे, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/e। अब तो केवल हल करने वाला है ना। 1/f की वैल्यू -15, v की वैल्यू पूछा है प्लस 1/u, u की वैल्यू -20। अब देखो 1/-15 बराबर 1/v, प्लस गुड़े माइनस तो -1/20। अब v की वैल्यू हमें निकालना है तो इधर पक्षांतर कर देंगे ना, 1/-15 प्लस 1/, ये वाला इधर है 1/20 बराबर 1/v। जल्दी जल्दी करें क्योंकि ये सब तो आता है, सब कैलकुलेशन पार्ट। अब एलसीएम ले लेंगे, 15-20 का 60, 15 चौक के 60 तो 4, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस, प्लस 20 के यहाँ 60 3 तो 1/v। 4 में से 3 गया 1 हो जाएगा ना, वो भी माइनस का, बटे 60 बराबर 1/v। दोनों उलट देंगे तो कितना आएगा इसके बाद, v बराबर -60 सेंटीमीटर, मतलब 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, मतलब आभासी बन रहा है ना, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। तो v के वैल्यू हम लोग का निकल चुका है, वो भी माइनस दर्शा रहा है कि आभासी प्रतिबिंब बन रहा है ना। तो हम लोग को और निकालना है अभी आई की वैल्यू। तो v के निकल गए, आई कब कैसे निकालेंगे तो हम लोग जानते हैं। देखो आई का निकालेंगे दर्पण के आवर्धन से, दर्पण का आवर्धन, आवर्धन से क्या होता है, m बराबर I/O, I/O होता है, लेकिन m बराबर एक और सूत्र होता है आवर्धन की, -v/u बराबर I/O हो गया, m के स्थान पर क्या रख दिए -v/u, तो होता है -v/u बराबर I/O। अब देखो v की वैल्यू पता, u की वैल्यू पता, I की निकालना है, o का पता, सबका मान रख देंगे। माइनस v की वैल्यू -60 बटे u की वैल्यू, u की वैल्यू -20 बराबर I की वैल्यू निकालना है, O की वैल्यू 5, तब हम लोग हल कर देंगे। तो ए हो गया, देखो ए माइनस माइनस कैंसिल, अब कट जाएगा 20 के यहाँ 60, -3 बेरी कटेगा बराबर I/5, फिर I का गुणा हो जाएगा, कितना आएगा -15, मतलब माइनस क्या दर्शा रहा है, माइनस दर्शा रहा है प्रकृति क्या है, उल्टा, उल्टा बनेगा तो वास्तविक बनता है ना। यहाँ हमने बोल दिया था माइनस आभासी, तो वो गलती हो गया था ना, वो गलती, माइनस का मतलब है कि क्योंकि दर्पण में प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में सारे केस में प्रतिबिंब बाईं तरफ ही बनता है, केवल एक केस में दाहिनी तरफ बनता है, इसीलिए माइनस आया था। और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, उल्टा है, वास्तविक है। स्थिति क्या है, दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर है, आकार क्या है 15 सेंटीमीटर है, सारी चीजें निकल गई। मतलब ये दर्पण सूत्र पे सवाल आता है, बहुत बार पूछा जाता है ऐसे सवाल, तो ऐसे सवालों की प्रैक्टिस भी आप लोग को जरूर करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको सारे
क्वेश्चन वो है अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको ऐसे ही किसी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम उसका वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।